प्रिय विद्यार्थियों, साइंस वाला गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय से वो टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका फॉर्मूला Q बराबर NE, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, N का मान निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। यानी आवेश का मान कितना है, -3.2। और E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है। अब 1.6 से अब भाग देंगे तो 2 बार भाग चली जाएगी, और जो -19 है वो ऊपर जाके घात काय की हो जाएगी, प्लस के 19। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आप जानते हैं, E बराबर सूत्र होता है F अपॉन क्यू। F अपॉन क्यू वैद्युत क्षेत्र का, यानी न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर भी होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जूल प्रति कूलाम नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक यानी सूत्र होता है कूलाम के नियम वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो जो एप्सिलॉन नॉट है वो इधर ले आए तो एफ इधर आ जाएगा बटे में, यानी एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन बटे में आएगा। तो देखो वो एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। ठीक है। जब K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं तो इसका मतलब जो इस पे बल लगेगा वो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और Q1 इंटू Q2। ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, K1 K1 आ जाएगा और आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए, अब यदि K2 हो जाए तो क्या होगा, देखिए तब जो बल होगा यानी F डैश, अब यहाँ हो जाए मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाए K2 और Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें हम, तो क्या हो जाएगी, जो K1 था वो इधर आ जाए गुणा में, यानी F इंटू K1। तो अगर हम इसकी जगह, जो पूरे की जगह वैल्यू रखें इस पूरे की जगह, तो F डैश बराबर जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा, F इंटू K1 और बटे में K2। ठीक है। और यही पूछा है, तब इनके मध्य वैद्युत बल होगा तो वो क्या होगा, K1 बटे K2 बटे F। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको कूलाम का नियम याद रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है। और द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। जब इस मान को आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1.7 गुणा 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो आप जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखें तो इसको लिखते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य एक आवेश Q रख दिया जाए, यह तीन आवेशों का एक निकाय संतुलन में होगा तो Q का मान होगा। यानी मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से कोई एक वो है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, और बीच में एक Q आवेश और रख दिए जाए,
और ये तीनों संतुलन में हो, तो इस Q का जो मान होता है वो इस आवेश का क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, इस आवेश का 1/4। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखना है आपको, ये माइनस का होता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, लैंग्वेज इसकी चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक को क्या होता है बताइए जरा। पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो बताइए फाई बराबर क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी एक मिनट, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। और वैद्युत क्षेत्र का पूछे तो वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये सब वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं ये। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम भी वैद्युत क्षेत्र का है, वोल्ट प्रति मीटर भी, और न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम भी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए द्विध्रुव जो होते हैं, जिन क्या होता है द्विध्रुव, यानी ऐसा एक निकाय होता है जिस पर एक प्लस का आवेश और इधर माइनस का आवेश, जो बहुत कम अल्प दूरी पर यानी 12 दूरी पर स्थित होता है। अब ये कितने भी हों तो आवेश तो जितना इधर प्लस का है उतना ही माइनस का है। कहने का मतलब जो कुल आवेश होगा वो तो शून्य होगा, जब आवेश ही शून्य होगा तो वैद्युत फ्लक्स तो ऑलरेडी शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, देखिए न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि संधारित्रों की तुल्य धारिता ए तथा बी के बीच बताइए। यानी ए और बी सिरों के बीच हमें तुल्य धारिता बतानी है। अब देखिए धारिता ज्ञात करने के लिए हमें ये बीच वाली लाइन दिख रही है। अब देखो एक के आगे एक लगा हुआ है, यानी इसका ये दूसरा सिरा है तो ये इसका पहला सिरा है। ठीक है, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है संधारित्रों के लिए, 1/c बराबर 1/c1 प्लस के 1/c2। अब देखिए 1/1 प्लस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 1/c बराबर 2 आएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों से मिलकर के 1/2 हो गया, मतलब आधा। और फिर देखिए इसके आगे फिर ये जुड़ा हुआ है, इसके आगे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये किस क्रम ये यानी किस क्रम में हो जाएंगे बताइए जरा। अगर हम इन तीनों को ले सकते हैं फिर किस में ले लेंगे, यानी इन दोनों को तो जोड़ लीजिए आप किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है बताइए, समांतर क्रम का C बराबर C1 प्लस C2। अब देखिए 1 माइक्रो कूलम ये है और आधा माइक्रो कूलम ये है, तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, फिर दोबारा से ये किस क्रम में हो जाएंगे, फिर दोबारा से इसे उसमें हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फिर फॉर्मूला 1.5 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5 माइक्रो फैराड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो देखिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, B बराबर W/Q। क्या होता है, B बराबर W/Q। और बी W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल यानी जूल प्रति कूलम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर PE साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो 1 से गुणा करेंगे PE की तो PE रहेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये अभी बताई दिया ऊपर, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलम 12 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं, तो इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। तो देखिए आवश्यक कार्य निकालने के लिए यानी W बराबर, या जो इनकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, W बराबर U2, क्या होती है U2 माइनस U1। और U का फॉर्मूला आप जानते हैं, U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Q1 इंटू Q2/R। ये सभी आप जानते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस इसमें से यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और Q1 इंटू Q2 यानी 12 और 8 की गुणा कर देनी है। ठीक है, 12 और 8 की क्या कर देनी है आपको, गुणा कर देनी है, 12 गुणा 8 और बटे में क्या, ये आ जाएगा R1 यानी 10। ठीक है, बटे में 10 आ जाएगा और माइनस के 12 गुणा 8 और बटे में क्या आ जाएगा 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4.8 जूल। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में B का R के साथ क्या परिवर्तन होगा? जब देखिए E जब 0 हो तो B के साथ जो R है वो R पर निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है। B जो है वो R पर निर्भर नहीं करता, जब E यानी वैद्युत क्षेत्र ही क्या है, शून्य है, तो वो R पर निर्भर नहीं करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा। अब देखिए संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, 1/2 बोलिए CV²। ठीक है, C का मान 100 माइक्रोफेरेड, B का मान 10 वोल्ट। अब आप आराम से कर लोगे, ठीक है। करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 जूल। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न परिपथ में संधारित्र की प्लेट पर आवेश है। देखिए संधारित्र की प्लेट पर हमें आवेश निकालना है और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक, अब जरा ध्यान से सोचिए, देखिए ये है 10 ओम और ये है 0.5 ओम, ठीक है। और फिर ये जो है ये है 2 ओम, तो कहने का मतलब कुल जो प्रतिरोध होगा वो 12.5 होगा, ठीक है। और जब हम 2.5 वोल्ट को यानी प्रतिरोध बी आर से भाग कर देंगे तो धारा निकल आएगी, यानी 12.5 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो धारा आएगी वो लगभग 0.2 एम्पियर धारा आएगी, ठीक है। और इसकी 10 ओम की अगर 0.2 एम्पियर से अगर हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए, यानी 10 दूनी 2 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 वोल्ट, लगभग 2 वोल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, विभवांतर मिलेगा। अब देखिए 4 माइक्रो कूलाम का वो लगा हुआ है, माइक्रो फेरेड का संधारित्र लगा हुआ है, तो 4 गुणा 2 जैसे ही करेंगे हम तो आवेश जो आ जाएगा वो 8 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है हमारे पास कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए। अब इस तरीके से कोई 24 ओम का तार था, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में मोड़ दिया, तो देखिए 8 ओम इसका हो गया, 8 ओम इसका हो गया, 8 ओम इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कोई से भी दो को ले लीजिए आप श्रेणी क्रम में और तीसरे को जोड़ दीजिएगा समांतर क्रम में। जब आप जोड़ना ये जानते हैं, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे 16 हो जाएगा और फिर 1/r बराबर 1/16 प्लस के 1/8 जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16/3 ओम, ठीक है। ये आप जानते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं L तथा 2L हैं, प्रतिरोधों का अनुपात होगा। अब प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, यानी R1/R2। अब जरा दिमाग से सोचिएगा, एक घन है तो जो प्रतिरोध होता है वो किसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 4L² आएगा और इसका L² आएगा, ठीक है। तो 4 के बटे में जब 2 आएगा तो इसका 2:1 आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगला ऑप्शन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, प्रतिरोध की विमा होगी, तो प्रतिरोध की विमा क्या होती है, ml² T-3 इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो प्रतिरोध R तथा 2R वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तथा फिर ये कह रहा है R तथा 2R में उष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। अब एक बात बताइए, उष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I² इंटू RT, ठीक है, H बराबर I² RT। अब देखिए जो R है वो सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, इसके क्या है, सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है, H बराबर I²RT, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें, ये उष्मीय अनुपात पूछ रहा है ना, कि उष्मीय अनुपात क्या होगा, तो बताइए उष्मीय अनुपात क्या हो जाएगा। उष्मीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके फॉर्मूले में R का मान रख दिए, एक की जगह R रख दोगे और एक की जगह क्या रख दोगे, 2R रख दोगे, तो सीधे सीधे इसका अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह का निर्धारित करता है, तो वो करता है अफवा वेग, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं हम, अनुगमन वेग भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता
या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो बताइए गुणनफल किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो वो निर्भर करता है किस पर, एक चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है। तो वो किस, और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होता है वो किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता का मात्रक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, ये ध्यान रखना है आपको। ये कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के, वो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर प्रतिरोधकता, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो वैद्युत चालकता क्या होगी। देखिए चालकता जो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है, वो सीधे सीधे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1 को 500 से जब भाग दोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अनुगमन वेग बीडी और ई निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है। तो देखिए जो बीडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, वैद्युत क्षेत्र के, जो अनुगमन वेग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 100 वाट 220 वोल्ट का एक बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। देखिए जो शक्ति होती है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आर का मान निकालना होगा। तो आर का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आर बराबर यानी बी स्क्वायर बटे पी। तो देखिए बी का मान भी हमें दिया हुआ है और पी का मान भी हमें दिया हुआ है, इस प्रकार हम आर का मान निकालेंगे और आर का मान इस वैल्यू में पुट कर देंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर बी का मान 110 वोल्ट लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा जब सॉल्व करने के बाद, वो 25 वाट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जगह कम है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया आपके लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास की एक बैटरी जिसका विद्युत भागबल कितना है, 5 वोल्ट है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं एक बार क्योंकि जगह मिल जाएगी समझने के लिए फटाफट से, ठीक है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा इसको कि एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल जो है वो 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तो बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। देखिए टर्मिनल वोल्टता बी बराबर क्या होती है, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। देखिए ई का मान कितना है, 5 दिया है, ठीक है। अब उसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है हमें आई इंटू आर, ठीक है। क्या घटाना है, आई इंटू आर। आई का मान कितना है, आई का मान है हमारे पास 0.4, ये दे रखा आई का मान, और स्मॉल आर का मान कितना है 2। अब देखो 2 की और 0.4 की गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है, आई आर का गुणनफल। अब देखिए 5 में से 0.8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4.2 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पीयर हो जाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अब किसका मान ज्ञात करना है बताइएगा, अब ज्ञात करना है स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। तो स्मॉल आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें, बताइए क्या होता है फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे और इसका मान जो आ जाएगा वो 0.1 ओम आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना आप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण पर के परिणाम स्वरूप होता है। तो आपको पता है धारा का जो नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर होता है, और दूसरा नियम पूछता है लूप वाला, तो वो ऊर्जा के पर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है, तब बैटरी को जोड़ने पर सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसका कुल प्रतिरोध R ही निकल के आएगा, क्योंकि 1/R बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अब जब उसे देखेंगे तो यानी जो व्हीटस्टोन सेतु जो ब्रिज बनाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप इस तरीके से ब्रिज बनाएंगे व्हीटस्टोन सेतु का, तो आर और आर जोड़ करके 2R हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2R आ जाएगा प्लस के 1/2R, तो 2R एलसीएम आ जाएगा और एक जोड़ कर ऊपर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/R, तो R बराबर R ही निकल के आएगा, कहने का मतलब, ठीक है। अगला कह रहा है कि विद्युत वाहक बल E एक सेल के प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर B हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा।
तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है वो होता है E माइनस बी इंटू आर बटे बी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक समान वैद्युत वाहक बल यानी E1 बराबर E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 दो आदर्श बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ेगा। पहली बात तो जब भी समांतर क्रम आ जाए समझ लेना विद्युत वाहक बल बराबर होगा। तो बराबर किस में दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो बराबर इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। और जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध, वो यानी जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी तो समांतर क्रम में जुड़ गए, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो उन दोनों से भी कम होगा। और कम किस में दे रखा है, इसमें देखो R1 से कम है R और R2 से भी कम है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए एक गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर इंटू एम्पियर। तो वो कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, तो आपको पता है वृत्ताकार होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगला करेंगे कि एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो गतिमान आवेश द्वारा भी और बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी, तो यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, तो बी वेग से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। जरा ध्यान से सोचिए, ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में बलों के समांतर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। जब बात समांतर आए तो आंसर हो जाएगा शून्य, और जब लंबवत आए तो आंसर हो जाएगा ईबीवी। ये ध्यान रखना, ऑप्शन चेंज भी कर सकता है एग्जामिनर। अगर समांतर शब्द आ जाए तो शून्य लगाना, और लंबवत शब्द आए तो ईबीवी लगाना, ठीक है। ईबीवी जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान तो 90 हो ही जाएगा, साइन 90 का मान 1, तो 1 से गुणा करोगे तो वो ईबीवी आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी यही है, इसका भी आंसर शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की घात -1/2, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एक मिनट, यानी इसका जो मान होता है इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इस पे लगा देंगे अंडर रूट, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, सी के बराबर। और सी का मान कितना होता था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन मात्रक ध्यान रखना। और देखो मीटर पर सेकंड किसी में भी नहीं है, अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर घात मीटर में दे रखी होती तो 10⁸ वाला होता। अब देखो 8 वाला है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो किलोमीटर दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किलोमीटर ना होकर के इसका सेंटीमीटर वाला होगा, और तब सेंटीमीटर में घात जो होगी वो 10 होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अभी बताया था मैंने, अभी अगर इस पे अंडर रूट लगा दें तो सी हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट इधर लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर होगा। सी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड अभी बताया था, तो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ई तथा एच यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो ई अपॉन एच का मात्रक होगा, तो ई अपॉन एच का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम यानी प्रतिरोध, ठीक है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है, तो वो किसका होता है, चुंबकशीलता का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हुई हैं। अब देखो आर त्रिज्या की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली है, और ये कैसी रखी हुई है, वो परस्पर लंबवत। तो एक समान धारा आई प्रवाहित करने पर इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इनका परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो √2 पाई आई आर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पीछे पढ़ा था, ठीक है, पीछे वाले में उससे ध्यान कर लेना कि इसका जो मान होता है 1/म्यू नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वो कितना होता है, सी स्क्वायर। लेकिन वो म्यू नॉट उधर चला गया है और वो इधर आ गया, तो वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये कब होता,
ये जब होता जब इस पर अंडर रूट दे रखा होता, लेकिन अंडर रूट क्वेश्चन में नहीं दिया है, दे रखा हो तब ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये कह रहा है X1 तथा X2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं। आप बड़े ध्यान से समझना इसको। जब भी बात वोल्ट मीटर की हो तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो तो अधिक होता है और मिली वोल्ट मीटर का कम होता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अमीटर आ जाए तो अमीटर का कम होता है और मिली अमीटर का अधिक होता है। जैसे दे रखा है अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध होगा, तो देखिए अमीटर का मैंने अभी क्या बताया, तो अमीटर का जो होता है वो कम होता है और मिली अमीटर का अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 37वां क्वेश्चन है कि सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। ठीक है, सही तथ्य को चिन्हित कीजिए, तो सही वाला बताना। तो ये कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता, अभी पढ़। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। अगला कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तो अमीटर का तो भाई कम होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारामापी प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है सही तथ्य को चिन्हित कीजिए, तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन सही वाला पूछ रहा है तो सही वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण होता है, तो वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। ठीक है, अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वां। कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जो काई इसको बोलते हैं वो परमताप टी के साथ किस प्रकार बदलती है, तो आप जानते हैं जो काई होती है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है और जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को आए। और देखो आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साइंस वाला गुरुकुल को, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है वह पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है, तो देखिए जो हल्के से प्रतिचुंबकित होते हैं उन्हीं को तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो वो भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये कह रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर है, तो ऊर्जा संरक्षण पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला भी इंपोर्टेंट है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है, तो वो लेंज के ही नियम से होता है। लेंज का नियम क्या था कि यानी ये क्या है लेंज का नियम, यानी यह है नियम वह उस प्रेरित धारा का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये लेंज का नियम या दाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो था, ठीक है, बाएं हाथ वाला मत लगा देना, या तो ये दे रखा हो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या लेंज का नियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रेरकत्व का मात्रक है, तो बताइए प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू सेकेंड। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना, एल बटे आर की जो विमा होती है वो टी होती है, क्या होती है, टी। अब देखो प्रेरकत्व तो क्या है, एल ही तो है, जब आर इधर जाएगा तो आर गुणा में चला जाएगा, तो यानी ओम इंटू सेकेंड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो ये पूछा भी है अगले प्रश्न में एल बटे आर की विमा होगी, तो देखो जिसमें टी दे रखा हो केवल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दोनों याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एल बटे आर का विमीय सूत्र है, अभी बताया टी हो जाएगा। फिर कह रहा है अंडर रूट एल सी का मात्रक है, तो अंडर रूट एल सी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड, इसका भी टी होता है। देखो अंडर रूट एल सी, एल अपॉन आर, इनकी विमा जो होती है वो टी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है देखिए कि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध है, तो एल बटे आर का मात्रक होगा, अभी बताया सेकंड, विमा पूछे मात्रक पूछे सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी समय टी पर कुंडली से संबंध तत्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान दे रखा है, तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो ध्यान से समझना, वो तो जानते ही हैं, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझना। ये कह रहा है 5 टी की घात 3, तो देखो 3 आगे आएगा, ठीक है, 5 गुणा 3,
और टी की घात रह जाएगी 2। समझ गए? और देखिए 100 टी का अवकलन हो जाएगा माइनस के 100। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह एक आगे लगा हुआ है और इसमें से 100 घटाना है। अब टी का मान रख दो और सॉल्व कर लो बस। टी की जगह 2 रखोगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 और माइनस के 100 तो कितने बचे माइनस के 40 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, तो वो हेनरी के समतुल्य क्या हो जाएगा, वोल्ट इनटू सेकंड प्रति एम्पियर है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आपको क्वेश्चन बहुत दमदार लग रहे हैं, मैं गारंटी से वादा करता हूँ इसी में से सब कुछ आने वाला है, तो इसलिए ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अनुनाद की स्थिति में L इंटू सी परिपथ की आवृत्ति है। तो देखिए आवृत्ति क्या होती है अनुनादी स्थिति में, 1/2 पाई इंटू 1/√LC। अब 1 पे भी अंडर रूट लगा दो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है 10 ओम तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा होगी। अब देखिए संचित ऊर्जा कुंडली का एक फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। ठीक है, LI², एल का मान दे रखा है 10 हेनरी, अब आई नहीं है तो देखिए ये 50 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 50 वोल्ट। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, तो 50 वोल्ट को अगर विभवांतर को प्रतिरोध से भाग दोगे तो धारा निकल आएगी, तो 5 एम्पियर धारा आएगी, तो 5 का वर्ग ये 10 हो जाएगा, 10 गुणा 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और एल का मान 10 दे रखा है तो ये हो गया 250, 250 के बटे में 2 यानी 125, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 1 अमीटर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक जो है 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान, अब देखिए धारा का शिखर मान पूछे तो वो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, धारा का जो शिखर मान होगा यानी आई नोट बराबर IRMS इंटू √2। ठीक है, तो IRMS का मान 4 दे रखा है और देखिए √2 से गुणा हो जाएगी तो 4√2। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में शिखर वोल्टेज बिल्कुल इसी की तरह करना, √2 से गुणा करनी है 220 की, तो लगभग 308 आता है, 310 हो जाएगा लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि ये कह रहा है वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट है, तो इस वक्त का वर्ग माध्य मूल। अब देखिए धारा शिखर नहीं पूछा है, वर्ग माध्य मूल मान पूछा है, तो इसका आंसर यही रहने वाला है 200। अगर ये हमसे शिखर मान पूछता तो 200√2 लगा देते, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात होगा। तो देखिए प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है प्रेरकीय प्रतिघात, तो बी के बटे में बस जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको भाग दे दो। ठीक है, बी बराबर IR होता है ना, तो बी के बटे में आई से भाग दे दोगे तो किसका मान निकल आएगा प्रेरकीय प्रतिघात का मान निकल आएगा। ठीक है, XC का मान, तो आई से भाग दोगे बी के यानी 40 को 80 से, 40 को 80 मिली एम्पियर से, और मिली का होता है 10 की घात -3, तो ऊपर जाके वो प्लस के 3 हो जाएगी, और 80 से भाग देना है। ठीक है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 400 को 80 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 गुणा 10 की घात 2 यानी 500। ठीक है, 100 की 5 से गुणा करेंगे तो, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण आई बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, परिपथ में शक्ति 6 होगी। अब देखिए कलांतर क्या है, कलांतर तो शून्य है, ओमेगा टी यहाँ है, ओमेगा टी यहाँ है, जब घटाओ कलांतर शून्य, तो शक्ति 6 भी क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, सीधी सीधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा यानी बी बराबर ये है और आई बराबर इतना दिया है, लेकिन आई का जो मान है वो मिली एम्पियर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे कलांतर जो है वो π/3 है, कला का अंतर 100 टी यहाँ पर है, 100 टी यहाँ पर है, तो कला का जो अंतर है वो π/3 है। तो पी बराबर क्या होता है बताइए, पी बराबर बी इंटू आई और इंटू कॉस फाई। तो बी की और आई की गुणा करेंगे यानी 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, लेकिन ये मिली एम्पियर में तो 10,000 गुणा 10 की घात -3, तो हमारे पास केवल कितना बचेगा 10 बचेगा। और cos 30 का मान कितना, सॉरी cos 60, पाई का मान 180, 180 के बटे में 3 करोगे, cos 60 का मान 1/2, तो 10 को जब 2 से भाग करोगे तो 5 बार आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। ये कह रहा है एक शुद्ध प्रेरकत्व में शक्ति 6 होती है, तो शुद्ध प्रेरकत्व हो, शुद्ध संधारित्र हो तो उसमें शून्य होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में शक्ति 6 होगी, शून्य अभी बताया था। ठीक है, संधारित्र हो, प्रेरकत्व हो, शून्य आंसर। ठीक है, ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध और 6 ओम प्रतिघात प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो देखिए जो प्रतिबाधा निकालनी है यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 6 है और इसका 8 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसकी प्रतिबाधा यानी जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर, तो जेड बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है एल सी तथा आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, तो निम्नलिखित सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है। तो देखिए 1/RC भी आवृत्ति का होता है, R/L भी होता है, 1/√LC भी होता है, लेकिन C/L नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये कह रहा समय टी विमा नहीं है, अब बताओ टी किसकी विमा नहीं है। अभी देखा तुमने L/R की भी विमा है। ठीक है, और किसकी होती है बताइए, अंडर रूट LC की भी विमा होती है टी। ठीक है, बताइए, और देखिए और किसकी विमा होती है बताइए जल्दी फटाफट से। तो R/C की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी की नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो अनुनाद की स्थिति में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, के बीच कलांतर होता है तो 180 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से जो ग्राफ बनता था आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे क्या रखते थे हम, प्रेरकीय। ठीक है, यानी BC और यहाँ BL याद करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है LCR परिपथ में BL BR BC तथा B नोट क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध संधारित्र और स्रोत से लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हैं। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी जो पढ़ा था BL माइनस BC, तो ये हो जाएगा प्लस BR स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम, XC बराबर 200 ओम। तो आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित प्रवाहित धारा I के बीच कलांतर तो 45 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो ग्राफ बनता था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर आप विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो किसके द्वारा होती हैं, तो वो त्वरित आवेश के द्वारा होती हैं, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है तो वो π/2 90 डिग्री होता है। ठीक है, चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, ये आप जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, यह है परिवर्तन। ठीक है, तो किसका परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति का। तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, आयाम भी बदल जाता है, वेग भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। अगला प्रश्न है कि λ1 λ2 λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें सूक्ष्म तरंगें निरूपित करती हैं तब। तो देखिए तरंग दैर्घ्य सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति कम होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो λ3 पहले आना चाहिए। λ3 इस ऑप्शन में और इसमें है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। अब देखो इसको और देख लो, जो दृश्य जो हमारी एक्स के यानी जो दृश्य तरंगें होती हैं, ठीक है, दृश्य जो तरंगें होती हैं वो इससे क्या होती हैं, सूक्ष्म तरंगों से इसकी आवृत्ति क्या होती थी बताइए, हल्की सी ज्यादा होती थी, तो तरंग दैर्घ्य थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो λ1 बाद में आना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है 90 डिग्री, ये आप जानते हैं। अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, प्यारे भाइयों, सूत्र क्या होता है, E बराबर बताइए B/C। तो B निकालना है तो B बराबर क्या हो जाए E/C। तो E का मान तो दिया है, C का मान कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, ये आप जानते हैं।
तो 10 की घात 8 ऊपर जाके माइनस के 8 हो जाएगा, तो देखो -8 एक ही ऑप्शन में दिया है 1.67, और 5 को 3 से भाग करोगे तो 1.67 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के एक समतल वैद्युतचुम्बकीय तरंग एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है, बिंदु यदि वैद्युत क्षेत्र इतना है और जे वेक्टर दिया है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो जे के वेक्टर आएगा आगे, तो यानी 2 गुणा 10 की घात -8 के टेस्ला। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 2 आएगा और के। ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, और के वेक्टर वाला होगा तो ये दोनों वैसे नहीं हो रहे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी ई बराबर इतना दिया और बी बराबर इतना दिया है, तब होगा, तो इसका सूत्र जानते हैं आप, ई के बराबर बी ओमेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला प्रश्न, किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 गुणा 10 की घात -10 टेस्ला है, यदि तरंग की आवृत्ति 10 की घात 12 हर्ट्ज हो, तब संबंधित वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। अरे बिल्कुल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दे रखा है हमें, बी का मान दिया है, अब ई का मान निकालना है। तो अभी बताया ई बराबर बी इंटू सी, बी इंटू सी, सी से गुणा कर दो, 3 से 3 की गुणा करो, 3 तिया 9, और 10 की घात 8 से, तो 10 की घात कितनी बचेगी, -2 वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि ई वेक्टर और बी वेक्टर, अरे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जब भी आए। एक तो पी ई वेक्टर वाला याद रखना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और एक इसे याद रखना। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा जो अनुदिश होती है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आंसर। अगला है न्यूनतम आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो न्यूनतम आवृत्ति अभी बताई थी माइक्रो सूक्ष्म तरंगों की, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज यहाँ भी आ जाए, रेडियो तरंग लगा देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण, तो अवरक्त वाला 12 से 14 हर्ट्ज के बीच होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास है, तो देखिए परावैंगनी जो विकिरण होती हैं उसका आवृत्ति परास क्या होगा बताइएगा जरा। तो उसका जो आवृत्ति परास होता है, यानी परावैंगनी विकिरण का, वो कितना होता है, वो होता है 10 की घात 10 गुणा 10 की 3 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी पार्थिव में जाता है तो उसका उल्टा हो, तो प्रकाश पुंज कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, अरे अभी तो बताया था, आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 600 नैनोमीटर एकवर्णी प्रकाश निर्वात में 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य होता होगा। अब देखिए इसका सूत्र, एन बराबर सी बटे लेमडा। ठीक है, तो लेमडा बराबर सी बटे एन। ठीक है, और एन बरा, ये समझ में आ गया, एन बराबर सी बटे लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे एन। अब देखिए जो प्रकाश की चाल है वो दे रखी है 6000 नैनो, और एन का मान है 1.5, तो 1.5 15 चौका 60, यानी 4 किस में आ रहा है, तो ये इसमें आ रहा है, पूरी पूरी भाग जाएगी ना, तो 400 नैनोमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक, ये चाल है और ये अपवर्तनांक है, 1.5 से भाग देनी है इसको 600 को, तो 400 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये कह रहा है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, इसमें जल में पूछिए, जल में कितनी होगी। अब एक बात बताओ, निर्वात में 6400 है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, और जल में हमें निकालनी है, तो जल में क्या होगी बताइएगा, जल में क्या होगी, घटेगी, है ना, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, घटेगी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अरे यही तो फॉर्मूला लगेगा। एन का मान दे रखा है, 4/3 से भाग दोगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला खुद कर लोगे, 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग करोगे 16 चौका 16, 16 दिया 48, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई ये है इस तरीके से, तो इसी को तो बोलते हैं आपतन कोण सी के बराबर, जब वो 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल b1 और b2 हो, तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c होगा। अरे n बराबर होता है b1 बटे b2, ठीक, और n बराबर होता है 1/sin c। ठीक है, 1/sin c। अब एक बात बताओ, इधर रख दूं मैं n की जगह 1/sin c, तो sin c क्या हो जाएगा, cosec c।
और जो B2 जो बटे में है वो गुणा में आ जाएगा इधर cos x के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है, किसी माध्यम में निर्वात की संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का प्रकाश का वेग होगा। अब देखिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, n बराबर याद करिए 1/sin c। ठीक है, साइन सी की वैल्यू साइन 30, तो 1/2, n बराबर आ जाएगा 2। और 3 गुण, अब प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8, और 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक अभियोत्तल लेंस बना है, ठीक है, जिसकी दोनों सतह उत्तल हैं। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो क्या होगा। अरे भाई ये बताइए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर अपवर्तनांक अधिक वाले में डुबोएं तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा ही तो है, तो प्रकृति बदल जाएगी, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस की तरह। ठीक है, और बराबर वाले में डुबो दे तो समतल लेंस की तरह। आपको हर तरह से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, तो उत्तल लेंस की जो अधिकतम होती है वो लाल रंग के लिए होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो बताइए अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जब किरण कहाँ से जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, और आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का भी कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश तंतु निम्न में से किस गुण पर, तो प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जब प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश करती है, तो अपवर्तन कोण का मान आधा रह जाता है मेरे भाई। इसके लिए एक फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझना। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है स्नेल का नियम, साइन आई, आई तो ऊपर ऐसे ही रहेगा। चलिए ठीक है, और जो आर का मान है अपवर्तन कोण का मान वो क्या है बताइए, आपतन कोण का आधा है, यानी साइन आई बटे 2 आ जाएगा यहाँ पे। आ गई मेरी बात समझ में, ये लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि आपतन कोण का आधा रह जाता है, यानी आपतन कोण का क्या रह जाता है, आधा। अगर हम इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 2i मान ले, तो ये क्या रह जाएगा, आई तो रह जाएगा, उससे आधा रह गया। अब साइन 2i का फॉर्मूला होता है 2 साइन आई इंटू कॉस आई। ठीक है, और नीचे साइन आई, तो साइन आई कट जाएगा, तो जो दो गुणा में वो एन के बटे में आ जाएगा, एन बटे 2। ठीक है, एन बटे 2। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कॉस आई, और हमें आई का मान निकालना है। ठीक है, या आर का मान निकालना, एक ही बात तो है। तो देखिए क्या करना होगा, वो इधर आके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक द्विउत्तल लेंस प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है और प्रत्येक पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसके लिए देखो f बराबर r आ जाता है। कौन सा, लेंस मेकर जब सूत्र लगाते हैं हम 1/f बराबर ठीक है यानी n माइनस 1/r1 माइनस के 1/r2, ये वाला जब सूत्र लगाते हैं ना, तो r और r2 दोनों, मतलब यहाँ R2 मान एक का पॉजिटिव लेते हैं और एक का प्लस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एफ फोकस दूरी वाले लेंस के द्वितीयक फोकस के प्रतिबिंब का न्यूनतम दूरी x2 का मान, तो वो कितना होता है, x2 बराबर 4f माइनस x1। ये भी डेरिवेशन बड़ा है, तो आप फिलहाल के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। -5 डायोप्टर और +3 डायोप्टर। अब एक बात बताओ, -5 है और +3 है, तो कितने जोड़ेंगे, तो -2 आएगा। -2 आएगा तो 100 को -2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी होगी -50 होगी। ठीक है, दो लेंस जिनकी शक्ति है 4 डायोप्टर और दो -2, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। +2 आएगा तो +2 कौन से ऑप्शन में दिया है, बी में। अगर फोकस दूरी पूछता तो +50 आती इसकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि व्यतिकरण की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम और न्यूनतम तीव्रता। अब देखिए आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकालनी है तुम्हें। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, करना होगा यानी ये 16 बटे जो दे रखा है 16:9। ठीक है,
तो इसका तुम्हें क्या करना है, पहले आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वो कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो आयाम निकाल लिया अभी तरीके से। अब आयाम को जोड़ करके वर्ग कर दो मैक्सिमम निकालने के लिए, और मिनिमम निकालने के लिए घटा करके वर्ग कर दो। 4 और 3 को जोड़ो 7 का वर्ग, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 का वर्ग। तो 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 1, तो 49/1 आ जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन इसमें, ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 6। ठीक है, अध्यारोपण से न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो न्यूनतम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए। न्यूनतम निकालने के लिए 6 में से 8 को घटा दो, ये तो आयाम दे रखा है सीधे सीधे ए का मान, तो 6 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 का वर्ग कर दो, और बटे में 6 और 8 जोड़ दो तो कितना कर दोगे, 14 का वर्ग कर दोगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 196। जब इसको भाग देंगे तो एक अनुपात 49 आ जाएगा, इसका भी आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, न्यू है और निरोध विभव बी नोट है, तो इसके बीच जो ग्राफ का जो ढलान होता है वो एच अपॉन ई, याद रखना। ठीक है, इसका भी आंसर एच अपॉन ई हो जाएगा, सेम चीज पूछी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है, तो आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, एक धातु है, ठीक है, उसके प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन हेतु प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। अब गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए के मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो ई माइनस के फाई होती है। ठीक है, और ई की वैल्यू जो होती है वो एच न्यू होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है फाई की एच न्यू नॉट होती है। दोनों की वैल्यू रख देंगे तो उसके बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 6.2 ईवी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है, वो इसी सूत्र से होगा, उसका आंसर क्या होगा, 2h/3। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिक प्रभावी होगा, तो उसके लिए कौन सा होता है, ये परावैंगनी। ठीक है, ध्यान रखना जस्ते के लिए। ये कह रहा है किसी गतिमान कण से संबंध देवरौली तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो जो देवरौली तरंग दैर्घ्य होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, बताइएगा जरा। तो वो निर्भर नहीं करती है आवेश पर। ठीक है, वेग पर भी करती है, संवेग पर भी, द्रव्यमान पर, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला कह रहा है, फोटोन की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान सूत्र है, द्रव्यमान सूत्र बोले या गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, hc/लैम्डा। लेकिन एच सी बटे लैम्डा तो किसी में नहीं है, तो देखो जो न्यू की वैल्यू होती है, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा। तो इस न्यू की जगह सी बटे लैम्डा रखोगे तो सी से सी का वर्ग कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एच सी बटे लैम्डा, यानी तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एच न्यू बटे सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम देवरौली तरंग दैर्घ्य वाला कण है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बीटा कण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी देवरौली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, सॉरी, आधी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आधी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये दोगुनी होगी तो ये आधी होगी। अगला प्रश्न है, देवरौली तरंग दैर्घ्य एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में दोगुना वृद्धि करने पर देवरौली तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, तो वो λ/√2 होती है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग वो कितना होता है, h/2 पाई, ये याद रखना। ठीक है, बोर कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9। ठीक है, एक का वर्ग 1 रहता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतने एंगस्ट्रॉम है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी, तो आर बराबर क्या होता है, n² अपॉन z। तो देखिए एन स्क्वायर कर दीजिए, एन स्क्वायर यानी तीसरी कक्षा का वर्ग कितना होता है, तीसरी का पूछा ना, 3×3 = 9, और 9 की गुणा करेंगे 5 से, 9×5 = 45 और 9×3 = 27, यानी 4.77 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाइड्रोजन परमाणु में आयनन ऊर्जा का मान होता है, तो वो कितना होता है, 13.6 ईवी, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला कह रहा है, n/2 n/4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, तो रेडवर्ग नियतांक उससे संलग्न तरंग दैर्घ्य होगी, तो 16/3r, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न वही h/2 पाई। ठीक है, कोणीय संवेग जहां भी पूछे तो h/2 पाई का गुणा जो होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, तो वो अति परवलयाकार होता है, अल्फा कण का पथ जो होता है। अल्फा कण प्रकीर्णन रदरफोर्ड प्रयोग में बल किस कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो वो कूलामीय बल के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इनका और इनका अंतर होता है। 14 में से 6 गए 8, 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6, नहीं हो सकता। 14 में से 6 गए 8 और 16 में से 8 गए 8 बराबर आ गए, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय बल की प्रकृति होती है तो ना वैद्युतीय होती है, ना चुंबकीय, ना गुरुत्वीय, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट। नाभिकीय बलों के लिए विनिमय होता है तो वो मेसोन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है। तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणें निकलती हैं, तो ना प्रोटॉन और ना ही न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं तो कहलाते हैं, वो होते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 1h2, 1h3, 1h1, ठीक है, याद रखना समस्थानिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, ये कह रहा है कि अगला प्रश्न 84 पोलिडियम 218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अभी बताई थी मैंने, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो तो कितना आ जाएगा 134 न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। स्थायी बाहरी नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है बताइए, प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सूर्य विकिरण ऊर्जा स्रोत है तो वो क्या है, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, और परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दी गई नाभिकीय में x है तो x क्या है, जरा देख लो जोड़ करके। यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 1, तो x क्या हो सकता है यहाँ पे, तो न्यूट्रिनो पार्टिकल है। क्योंकि ये तो सारे मैच हो गए, प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर बैठ रही है जोड़ने पर, तो x क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल है। ठीक है, ना जिस पर कोई आवेश है ना कुछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक रहा 2He4 प्लस जेड एक्स से, तो ये W क्या है, तो यहाँ पर W है, W न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, निम्न अभिक्रिया में X क्या है, तो देखिए 4 और ये 18 और ये 2 और ये 9, तो यहाँ पे 8, तो एक नीचे और एक ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ 16 होता, मान लीजिए 8O7, तो क्या हो जाता, तो ड्यूटेरॉन होता। ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया 7n⁻15 प्लस 0n1 यानी ऊपर 16 और नीचे 7, तो ये कह रहा है तो P क्या है। तो देखिए P, आप देखो यहाँ पे देखना, ऊपर 16 हो गए, नीचे कितने हो गए 7, और यहाँ कितने 6 और ऊपर 14 द्रव्यमान संख्या, तो ऊपर 2 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूटेरॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी है, तब नाभिक 52 टेलिलियम 125 की त्रिज्या होगी। भाई साहब त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर रेडवर्ग नियतांक और ए की घात 1/3, और ये है 125, तो 125 का घनमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 की गुणा 1.2 से करोगे तो 12 पंजे 60 यानी 6 आ जाएगा, और 10 की घात -15, तो ये 6 फर्मी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये कह रहा है M1 प्लस M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन होने के बाद एक नाभिक बनाते हैं। अब बता, संलयन होंगे तो पहले M1 M2 का द्रव्यमान ज्यादा होगा, बाद में जुड़ने के बाद, तो सीधी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खूब समझाया मैंने नाभिकीय संलयन विखंडन आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी सत्य नहीं, ये कह रहा है धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कम होता है। अरे कम नहीं होता, बढ़ता है धातुओं का तो। ठीक है, कम किसका होता है, वो होता है अर्धचालकों का। ठीक है, तो सत्य नहीं है पूछा था तो यही सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, चालन और संयोजी बैंडों में ऊर्जाओं का अंतर सबसे कम किसका होता है, चालकों में, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एन टाइप के अर्धचालकों में विद्युत चालन का कारण होता है, तो एन टाइप बताइए जरा। एन टाइप में क्या होते हैं, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन बहुसंख्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। एन टाइप पूछे, पी टाइप उदासीन कर देना। ये कह रहा है शुद्ध जर्मेनियम कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित करते हैं कि पी टाइप अर्धचालक हो जाए, तो पी टाइप में त्रिसंयोजी तत्व की शुद्धि मिलाते हैं, और त्रिसंयोजी क्या है, एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पी एन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दें तथा एन सिरे को पृथ्वी से जोड़ दें, तो डायोड एन सिरे पर -2.2 वोल्ट विभव लगाने पर
अरे एन वाला माइनस हो जाएगा तो अग्र अभिनत हो जाएगी तो चालन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, पीएन संधि डायोड विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक है। जब धारा तो अग्र अभिनत होगी ना, जब धारा अधिक हो जाएगी तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पीएन संधि डायोड अवक्षय परत में होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर, तो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है निम्न में, ठीक है, और अभी तक आपने क्लास शेयर नहीं करी है तो शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम यानी फॉरवर्ड वाइस। बताइए भैया फॉरवर्ड वाइस कौन सी होगी। चलो ये तो नेगेटिव से है तो ये तो अग्र अभिनत हो गई, तो यही फॉरवर्ड वाइस हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि दो सिरे होते हैं। जैसे मान लो ये हमारी पीएन संधि है, ठीक है, एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये एन सिरा है, ये पी सिरा है। पी पॉजिटिव से जुड़ जाए और एन नेगेटिव से जुड़ जाए तो समझ लेना कि फॉरवर्ड बायस है। उत्क्रम अभिनत पूछी थी तो ये एन सिरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, तो उल्टा हो गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप कहो कि एन तो इधर भी पॉजिटिव से है, लेकिन मेरे भाई इधर जो देखिए पी वाला तो इस पे तो विभव ज्यादा है, तो इसकी अपेक्षा तो ये कम है, तो इसलिए ये फॉरवर्ड वाइस होगी। लेकिन ये पूछी क्या है हमसे, उत्क्रम अभिनत, है ना, उत्क्रम अभिनत पूछा है ना, उत्क्रम अभिनत मतलब रिवर्स वाइस पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होगा, तो शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होता है। पी टाइप अर्धचालक होता है, उदासीन होता है। पी टाइप पूछे, एन टाइप पूछे, उदासीन। अगला प्रश्न देखेंगे, पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य की संयोजकता होती है पी टाइप त्रिसंयोजी। एन टाइप पंचसंयोजी होता है। अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, वायु में 3 गुना 10 की घात 8 मीटर सेकंड है, तो 1.5 अपूर्णांक वाले कांच का प्रकाश की चाल होगी। चाल ज्ञात करने के लिए अपूर्णांक से भाग दे देते हैं, तो 2 गुना 10 की घात 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे तुम करना खुद, ठीक है, क्योंकि वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपूर्णांक पूछा है। कांच का जल के सापेक्ष अपूर्णांक, ठीक है, तो वो क्या होता है, N2/N1। ठीक है, N2/N1, इसे कर लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/4। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।